बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं रॉम्बर्ग मेथड और या हम इसे रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन भी कहते हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 अपने इस लेक्चर के अंदर पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पार्ट 1 के अंदर मैंने इस रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन या रॉम्बर्ग मेथड के अंदर एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल जो मुझे यूज़ करना है वो मैंने डिराइव करवाया था आपको। तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, देन आप यहाँ पर मूव कीजिएगा। आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द रॉम्बर्ग मेथड। तो रॉम्बर्ग मेथड प्रोवाइड अ सिंपल मॉडिफिकेशन टू दीज क्वाड्रेचर फार्मूला, वो क्वाड्रेचर फार्मूला जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, बुलीस वेडल्स रूल वगैरह जो हमने पढ़े अब तक। फॉर फाइंडिंग द बेटर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है जी। लेट अस इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। सपोज ये जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है इसको हम कई तरीक़ों से तमाम क्वाड्रेचर फार्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अगर आप इसके रिजल्ट को फर्दर इम्प्रूव करना चाहें तो उसके लिए रॉम्बर्ग मेथड को अप्लाई किया जाता है। अभी कैसे अप्लाई होता है इसकी डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इंटीग्रल है, तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, अभी मैं आपको सबसे सिंपल रूल बता रहा हूँ कि ट्रेपेजॉइडल रूल के जो एरर है जो ऑर्डर ऑफ 2 का होता है उसको कैसे मॉडिफाई कर यानी या कैसे एक्सट्रापोलेट कर हायर ऑर्डर के एरर के अंदर चेंज किया जाता है। यही काम आप सिम्पसन के लिए भी कर सकते हैं या किसी भी न्यूमेरिकल टेक्निक के लिए ये काम किया जा सकता है। तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, if I1 and I2 the value of I with different sub interval of with H1 and H2 and error E1 and E2, मतलब सपोज कीजिए कि आप जो है वो ट्रेपेजॉइडल, एक मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको कि सपोज कीजिए कि ये है आपके पास एक फंक्शन और इस फंक्शन को आप जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। फिर इस तरह आप ट्रेपेजॉइड बनाकर इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक h साइज़ है और इसी तरीके से आपका ये सेम फंक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रेट करते हैं इसके h को हाफ कर राइट। चूँकि आपका तो यहाँ पर ये आपने h/2 इंटरवल को डिफरेंट कर लिया, राइट। या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरवल साइज़ h है तो यहाँ पर इंटरवल साइज़ h1, यानी 2 डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर h1 है और यहाँ पर इंटरवल साइज h। लेकिन चूंकि आपका ये फंक्शन f ऑफ x जो है वो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सेम है, तो ऑफ कोर्स कि ये जो दोनों के दोनों इंटीग्रल्स हैं ये दोनों के दोनों इंटीग्रल्स इन दोनों इंटरवल्स पर बराबर ही होंगी, राइट। तो आप यूँ समझें कि आप अपने इस प्रॉब्लम को एक h के लिए सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल, एक दूसरे h के लिए सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में ऑर्डर ऑफ 2 का एरर होगा और इन दोनों की मदद से एक्स्ट्रापोलेट कर एक नया मॉडिफाई हम रिजल्ट कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। तो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन आपको ये बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सेम इंटीग्रल है और आंसर आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आंसर निकालेंगे, यहाँ से आंसर निकालेंगे, ये आंसर ये इससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा, लेकिन दोनों में एरर ऑर्डर ऑफ h² रखा होगा। तो एक थर्ड इंटरवल को आप जो है वो यानी थर्ड रिजल्ट को जो है वो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। दिस मेथड यूज टू एस्टिमेट ऑफ इंटीग्रल, ये 2 एस्टिमेट है इंटीग्रल के, टू कंप्यूट द थर्ड मोर एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन। अब हम चूँकि हम इसको जब कंप्लीट करेंगे और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, राइट। तो ओरिजिनली जो आपके पास किसी इंटीग्रल का जो आंसर होता है वो बेसिकली उस इंटीग्रल की वैल्यू h पर अगर आप कैलकुलेट कर लें और उस एरर की वैल्यू अगर आप h पर कैलकुलेट कर लें और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो बेसिकली वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। बस सिंपल सी बात है। ये आप फॉर एग्जांपल आपने कोई h कर लिया, h/2 कर लिया फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 इंटरवल्स बना लिए हैं, राइट। 2 इंटरवल्स पर जो वैल्यू निकालेंगे वो अप्रॉक्सीमेट होगी और उसके अंदर जो एरर होगा वो एरर को अगर आप इसके अंदर आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है वो एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये जो आई है आपके पास ये होती है आपके पास एग्जैक्ट ये आपके पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, राइट। और ये जो आई ऑफ h है, ऑफ कोर्स ये आई ऑफ h जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहलाती है, अप्रॉक्सीमेशन
approximation from n सेगमेंट की अप्रोक्सीमेशन है। और ई ऑफ एच क्या होता है भाई? ई ऑफ एच इसे हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर, दी ट्रंकेशन एरर। तो ये ट्रंकेशन, तो अगर आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ओरिजिनल आंसर आपको मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपका जो है वो बेसिकली सेम फंक्शन है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बना कर बताया, ऊपर वापस चलते हैं। ये सेम फंक्शन है आपके पास, राइट? तो सेम फंक्शन है तो उसका मतलब है कि इसका एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही होगा। तो लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटरवल साइज h1 है और यहाँ पर जो इंटरवल साइज है सपोज कीजिए कि वो h2 है, ठीक है। लेकिन चूंकि फंक्शन सेम है तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो सेम होगा। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि चले मैं लिख भी देता हूँ, इफ वी मेक टू, क्योंकि इसमें दो रिजल्ट से हम तीसरा रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, टू सेपरेट estimate using step size of h1 and h2 to have exact values for, right? तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल i ऑफ h1, भाई देखिए कर्व चूँकि सेम है, लिमिट चूँकि सेम है, तो इसके आंसर सेम ही होगा, बस इंटरवल साइज डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर आई एन ई ऑफ h1 इज इक्वल टू आई ऑफ h2 प्लस ई ऑफ h2 बन जाएगा, राइट? इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, राइट? तो चूँकि हमारे पास ये आपके पास क्या होगा कि किसी इंटीग्रल का आंसर h1 के लिए निकालें और इस इंटीग्रल का आंसर h2 के लिए निकालें, और ऑफ कोर्स चूँकि सेम इंटीग्रल है तो ऑफ कोर्स इसके आंसर को इक्वेट किया जा सकता है। अब ज़रा यहाँ पर ये देखते हैं कि इससे जो है वो आंसर कैसे यानी हम कैसे इसको जो है वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो ट्रेपोज़ाइडल रूल का एरर तो मैं आपको चूँकि बता चुका हूँ, तो चूँकि हम यहाँ पर ट्रेपोज़ाइडल मेथड को ही डिस्कस करते हैं, तो एज वी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मैं आपसे शायद पूछ भी लूँ एग्ज़ाम में, एज वी नो दैट द एरर इन ट्रेपोज़ाइडल रूल, तो एरर इन ट्रेपोज़ाइडल रूल क्या था? एरर E1 जो फर्स्ट इंटरवल में वो अप्रॉक्सीमेट हमने किया था, वो एक्चुअली b माइनस ए डिवाइडेड, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा अगर ये बात नहीं समझ आई, h1 स्क्वायर एन वाई डबल डैश ऑफ x लिख लीजिए। और जो सेकंड में जब स्टेप साइज को आप चेंज कर रहे हैं तो जो एरर निकलेगा वो b माइनस ए बाई 12 एन h2 स्क्वायर एन वाई डबल डैश ऑफ x होगा, राइट? इसको बना ले इक्वेशन नंबर 3 और इसको बना ले इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, राइट? अच्छा जी, मुझे करना क्या है? मुझे करना सिर्फ यहाँ पर ये है कि मुझे ये जो इक्वेशन ए है ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे आई ऑफ एच की ज़रूरत है और ई ऑफ एच की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये प्रोसीड हो जाएगा तो फिर आपकी बात अच्छी सी समझ में आ जाएगी कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक? तो अगर इक्वेशन नंबर तो इंटरवल के लिए अप्रॉक्सीमेट फार्मूला हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर E1 को डिवाइड कर दें E2 के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखें ये दो सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और सिंपली ये आपके पास आ जाएगा h1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h2 स्क्वायर, ठीक है जी? अच्छा जी, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए कि अगर हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली I1 प्लस E1 है तो हमें एक्चुअली इसके लिए कह लें, या फॉर एग्जांपल यही काम आप I2 और E2 के लिए कर सकते हैं, कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं E1 की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पर इंटीग्रल का एक फार्मूला बना लूँ। तो मैं इस पर एक थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। कई तरीक़े हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन कुछ प्रीवियस रिजल्ट को मैं यूज़ भी करना चाह रहा हूँ इसके अंदर और उसको सिंप्लीफाई भी करना चाह रहा हूँ। तो एक थ्योरम होता है, इसे हम कहते हैं इनवर्टेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाय अप्लाइंग, प्रपोर्शन के लिए होता है,
बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो, जिसमें हम इन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, डिविडेंडो, डिविडेंडो अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? E1 डिवाइडेड बाय, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसकी मदद से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप अपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर इस तरह की एक्सप्रेशन को देखा होगा आपने, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन देखी है कि ये जो I1 प्लस E1 होता है ये बराबर है किसके? I2 प्लस E2 के। कहाँ देखी हमने? कौन सी इक्वेशन में देखी? मैं आपको ज़रा रिकॉल करवा देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम इस वैल्यू को इस तरह लिख लें, हम अगर चाह रहे हैं कि वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाएं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये मुझे बताएं कि ये जो E2 माइनस E1 है ये बेसिकली इक्वल होगा आपके पास I1 माइनस I2 के। इसको उठाकर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 से जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो E1 है, अच्छा पहले काम ये कीजिएगा कि इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा। तो E2 माइनस E1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास? वो जी H1 स्क्वायर एज इट इज़ होगा, H2 स्क्वायर भी एज इट इज़ है, माइनस H1 स्क्वायर भी एज इट इज़ है। और यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और E2 माइनस E1 बराबर होता है I1 माइनस I2। तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा I1 माइनस I2, राइट। और फर्दर अगर आपसे पूछें कि भाई ये I की वैल्यू आपको चाहिए, तो चूँकि आप E1 निकाल चुके, यही काम आप E2 के लिए भी कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा I1 प्लस, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आई है इसके अंदर आपने एरर वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, प्लस ये थी आपके पास E1, राइट। तो E1 की जगह पर इसकी आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये इक्वल होगा I1 प्लस E1 की जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं? H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर एंड I1 माइनस I2, राइट। इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करें। आखिर में जब मैं कंक्लूड करूँगा तो बहुत सारी बातें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड I किसके इक्वल होगा? इनको सेपरेट करके अगर हम ऐड कर दें तो, और इसका हम एल्सियम भी ले लेते हैं, तो एल्सियम क्या होगा? H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। यहाँ पर यह आ जाएगा I1 के साथ क्या? H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर और प्लस H1 स्क्वायर, यह आ जाएगा I1 माइनस I2। सॉरी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा I1 H2 स्क्वायर माइनस I2 H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 6। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं अपने लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा गया है, ये जो आपके पास जो थर्ड वैल्यू है जो आप इंटरपोलेट करें, यानी आपके पास ये देखें I1 की वैल्यू है जो बेसिकली इंटरवल H1 पर निकाली गई थी, और I2 की वैल्यू है जो बेसिकली इंटरवल H2 पर निकाली गई थी। जब उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक नई वैल्यू आपके पास मिलेगी, यानी ये चीज़ वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगी यूजिंग दिस फार्मूला। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये H और H1 मेरे अपने इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटर अप्रॉक्सीमेशन कब मिलेगी, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि जो पहली इंटरवल है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है, उसके लिए तो आप h ले लें, राइट। लेकिन जो सेकंड इंटरवल है और अच्छा चाहिए तो उसको h/2 कर लें, ठीक है। तो क्या ये बात आपके समझ आ गई है? तो h/2 का मतलब ये होगा कि वो सिंगल इंटरवल वो 2 में चेंज हो जाएगी, राइट। अगर मुझे तीसरी लेनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको h/, और इसको डिवाइड कर सकता हूँ, यानी h/4 कर सकता हूँ, तो उसके 4 पार्ट मेरे पास बन जाएंगे। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इससे एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा जिससे याद रखना में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इंटरवल, इससे क्या हो रहा है, एक तो ये फ़ायदा हो रहा है कि जो फर्स्ट इंटरवल है वो तो h के लिए थी, जो सेकंड इंटरवल है वो h/2, यानी यहाँ से ऑलरेडी आपका आंसर इम्प्रूव निकल रहा है, और फिर आप इन दोनों की मदद से एक नया आंसर निकाल रहे हैं, राइट।
आप अगर चाहें तो पहले इंटरवल को h/2, दूसरे को h/8 भी ले सकते हैं, h/4 भी ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके थ्रू अगर आप करते हैं, सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपके पास बेसिकली I1, H2 को आप लिख सकते हैं H2 स्क्वायर माइनस I2। अभी तक मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने ऐसी सेटिंग करनी होती है जिस पर हम ऐसे फार्मूले बना सकें जो फार्मूले हमें याद भी रहें, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन जो लॉजिक चल रही है वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4I2 माइनस I1 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो टेक्निकली देखें डिनोमिनेटर सारा का सारा रिमूव भी हो गया आपका। अब ये जो मेरे पास आंसर निकला है, ये जो मेरा जो आंसर निकला है, ये किन दो इंटरवल से निकला है? ऑफ कोर्स एक h से निकला है और दूसरा h/2। ये बताता है आपको कि ये जो आप जो चीज़ एक्स्ट्रापोलेट करने वाले हो, वो एक्स्ट्रापोलेट करने वाली वैल्यूज़ जो उसमें फर्स्ट इंटरवल I1 है वो h के लिए है और सेकंड h/2 के लिए, उसकी मदद से एक्स्ट्रापोलेट हो रही हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका फार्मूला ये लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? हाँ जी, कैसे लिखें इसको? ये जो लिखा हुआ है आपके पास कैसे लिखा जाएगा? इसको आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, हाँ, इसको आप आसानी के लिए 1/3 लिख लीजिए, और ये लिखा हुआ है 4 एंड देन I2। तो I2 के लिए इंटरवल क्या था? h/2, यानी ये वाला इंटरवल, सेकंड वाला पहले लिख लीजिएगा आप, और फिर लिखा हुआ है माइनस I1, और I1 के लिए याद के लिए हमने लिख लिया कि इंटरवल क्या था? h, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको एक्स्ट्रापोलेट करने में हेल्प करेगा, और यही बेसिकली फार्मूला रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। तो अब अगर आप h वाली एक इंटरवल से आंसर निकालते हैं, h/2 से आंसर निकालते हैं, तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो इन दोनों की मदद से वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकाली है। तो मैं ज़रा इसको ज़रा चार्ट इसका बनाता हूँ ताकि ये बात आपकी बहुत अच्छी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सेवरल टाइम हम अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप I ऑफ h कंप्यूट कर लें एंड देन I ऑफ h/2 कंप्यूट कर लें। वो डिपेंड करता है आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। आपको I ऑफ h/4 कर लें और अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, और I ऑफ फॉर एग्जांपल h/8 कर लें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो h और h/2 से, यानी आपने पहला काम तो ये करना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल से आपने ये सारी इंटीग्रल्स को निकाल लेना है। फिर इन दोनों की मदद से आंसर को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो वो आंसर आपका बनेगा, एक नई इंटीग्रल आ जाएगी जो बेसिकली h और h/2 से बनी होगी मिलकर, और यहाँ पर एक नई इंटीग्रल आ जाएगी, एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगी, जो h/2 और h/4 से मिलकर बनी होगी, और यहाँ पर एक नई इंटरवल आ जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी जो h/4 और h/8 के लिए होगी, राइट। फिर अगर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा दिस इज़ h/2 एंड h/4, और अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ हो जाएगा आपके पास h/2 h/4 एंड h/8, और इसी तरीके से और इम्प्रूव करना चाहें तो ये बन जाएगा h/2 h/4। यहाँ तक आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 6-7 डिजिट तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट आपका कहलाता है, यानी यहाँ तक अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के लिए रिजल्ट बिल्कुल ठीक देता है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेप तक लेके जाते हैं तो आपका आंसर ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर के लिए h4 के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है, h4 और इम्प्रूव हो जाता है। और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ तक जाते हैं तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ h8, यानी ऑर्डर ऑफ h8 का मतलब ये है कि आप जो 8 टर्म ट्रंकेट कर देते थे, आप उस सीरीज़ के अंदर 8 फर्दर टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और अपने आंसर को इम्प्रूव कर रहे हैं। यूँ मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाकर बता दूँ, जैसे मैंने बताया भी था आपको कि जी I ऑफ h का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास कर्व है और इसको आप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो आप इसके लिए एक ऐसे करके सिंगल ट्रेपेजॉइड बना लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो आपको ये सारा एरिया जो है वो मिल जाता है, राइट। तो ये आप कह लें A हो गया, ये B हो गया, ये H कर लिया आपने, तो ये जो इंटीग्रल का आंसर है ट्रेपेजॉइडल रूल से वो I ऑफ h हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जो प्रॉब्लम है मेरे पास, उस प्रॉब्लम के अंदर मैं इसको जो है वो एक h/2 कर लूँ, तो अब आप नोट करें कि यहाँ से भी मेरा आंसर फर्दर इम्प्रूव हो गया, राइट।
तो ये बन गया आपका h/2 और h/2। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर बेसिकली h/2 हो जाएगा और आपको ये आंसर मिलेगा जो आंसर प्रीवियस आंसर से कुछ इम्प्रूव होगा। और नेक्स्ट आप इस तरह h4 कर सकते हैं। फिर आप इन दोनों की मदद से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं और जो आप अपना आंसर निकाल रहे हैं उस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं 1/3 4i2 -i1 वाले फार्मूले को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको h/2 का और बेटर अप्रॉक्सीमेशन देगा। तो इस तरह आप अपनी वैल्यू को जो है वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको ये जो फार्मूला है ये समझ आ गया होगा। मैं इसकी प्रॉब्लम भी साथ साथ ही डिस्कस करूँगा ताकि ये चूँकि बिल्कुल न्यू है और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक एग्जांपल भी हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो जाए। यूज रॉम्बर्ग मेथड टू compute integral 0 to 1 dx divided by 1 plus x square, correct, to 4 decimal places। तो इसको 4 decimal places के लिए आपने जो है वो बताना है। अब ये एक्चुअली 0 to 1 है, ठीक है जी। तो 0 to 1 का मतलब क्या होगा, यानी हम 0 to 1 में अगर आपसे कहा जाए कि भाई h इसका डिस्टेंस क्या होगा तो 0 to 1 यानी 1 हो जाएगा एक्चुअली ना, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस इंटीग्रल का आंसर h/2 के लिए निकालते हैं। h/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। हम इसका आंसर h/4 के लिए निकालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0.25। और हम इसका आंसर h/8 के लिए निकालते हैं जिसका मतलब हो जाएगा 0.125, राइट। इसी चीज़ को जो है वो हम h तो हमारे पास पहले से गिवन है, इसी चीज़ को हम h1 कह रहे हैं, इसको अपनी आसानी के लिए h2 कह देते हैं, इसको अपनी आसानी के लिए h3 कह देते हैं, या वॉट आप जो चाहें इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। आपका फंक्शन कौन सा है, आपका फंक्शन जो है वो है 1/1 + x², राइट। तो पहला काम आपका क्या है, पहला काम क्या होता है, इसमें आपने सबसे पहले क्या मालूम करना होता है, ये चारों चीज़ों को पहले मालूम कर लें। I(h) निकाल लें, I(h/2) निकाल लें, I(h/4) निकाल लें, I(h/8) निकाल लें, एंड देन फिर हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे, राइट। तो इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो I(h) आपको निकालना है, तो पहला काम तो ये करें कि जल्दी से इसका टेबल बना लें। ये आपका टेबल बन गया, एक छोटा सा एक प्यारा सा टेबल आपने बना लिया। ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर। अब आप सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं h तो आपके पास ऑलरेडी ना h/2 के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप h1 कह रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो h/2 का मतलब है 0.5, तो 0 से 1 के दरम्यान 0.5 का डिस्टेंस ले लें, तो 0 एंड देन 0.5 एंड 1.0। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इसको दो पीस में डिवाइड कर रहे हैं। ये 1 बन जाएगा, 0.5 को उठाएं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो ये रिजल्ट 0.8 होगा और ये रिजल्ट 0.5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करते हैं, तो I(h) का जो रिजल्ट है आपका वो क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो h तो चूँकि आपके पास ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसको हम अपनी आसानी के लिए इसे I(h) ही कह लें, ये ज़रा सिंपल रहेगा, ठीक है। ये हटा लें पहले, अभी हटा देते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये हटा देते हैं। तो h तो आपके पास है ऑलरेडी, तो बेसिकली ये h/2 है, तो आप इसको चूँकि ये सबसे पहले लिखा हुआ है तो इसे I(h) ही ले लें, इसे आप h/2 कर लें, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो I(h) का मतलब ये है कि यानी जो हमारा टेबल चल रहा है, देखिए बहुत गौर से सुनिएगा ये बात, कि आप कंफ्यूज ना हो। जो हमारा टेबल चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, I(h) से चल रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास जो है, हम पहले जो h/2 के लिए काम कर रहे हैं हम उसी को I(h) कह रहे हैं, ठीक है। उसी की जगह I(h) की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा।
ये बेसिकली जो h/2 का काम कर रही है, जो वैल्यू निकल रही है उसी को हम I of h कह रहे हैं, यानी पहली वैल्यू को I of h की जगह पर हम पुट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इक्वल होगा आपका h/2। फार्मूला आपके पास क्या होगा, ये फार्मूला होता है y0 एंड देन y2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1, राइट। सिंप्लीफाई कर लें 0.5, राइट, क्योंकि h/2 हम इसे h ही सपोज कर रहे हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 एंड देन 2, यानी हम इसको जो है वो फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे। तो फर्स्ट प्लेस को हमने रिप्लेस किया h/2 से, तो उसे आप h/2 कह लें, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 0.5 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है यानी I of h, यानी इन शॉर्ट ये कि या तो आप चाहें तो सबको नंबरों के साथ लिख दें, I of 0.5 का जो रिज़ल्ट है 0.7750 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपने फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली है, जिसमें स्टेप साइज को आपने क्या रखा है 0.5। इसी तरीके से आप क्या करें, अब आप जो है वो सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लें कि जब आपके पास h जो है वो क्या बन जाए 0.25 बन जाए, और इसको आप क्या कह रहे हैं h/2 कह रहे हैं। ठीक है, उसी सीक्वेंस में रखती जाए। तो जब हम उसको रखेंगे यहाँ पर, एक टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन गया आपके पास टेबल। अब आपने 0.25 का डिस्टेंस लेना है, तो ये 0 के लिए होगा, फिर 0.25 के लिए, फिर 0.5 के लिए, एंड देन 0.75 के लिए, एंड देन 1 के लिए। तो ज़रा जल्दी से वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x, y, 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1.0। तो 0 पर आंसर आ गया 1, ये आंसर बनेगा 0.9412, ये आंसर होगा आपके पास 0.8, ये आंसर होगा 0.64, और ये आंसर बन जाएगा 0.5, राइट। तो इसके ऊपर अगेन आप जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर दें। तो इसको हम कह रहे हैं h/2 तो हो चुका है, इसे हम कह रहे हैं I of h/4, यानी h/4, ये जो भी रिजल्ट निकलेगा वो h/4 की जगह पर रखना है आपने। तो ये बन जाएगा h/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब तो मेरे ख्याल है कि आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे, प्लस 0.8 प्लस 0.64, ऐसे आपने कर लिया। देन जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी h/4 लिखें, या आप लिखें I of 0.25, लेकिन इसको सेकंड प्लेस पे करना है, तो ये रिज़ल्ट आएगा 0.7828। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा, लेकिन आंसर आपका, यानी ये जो दो इंटीग्रल है, इन दोनों इंटीग्रल से जो है वो आप अपना इम्प्रूव रिज़ल्ट ले सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है वो h/8 के लिए भी करके देखते हैं, यानी जब हम जो है वो थर्ड में हम ये कह रहे हैं कि when h is equal to 0.125 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इसे हमने कहा था h8, तो यहाँ पर ये आप ख़ुद कैलकुलेट कीजिएगा, और जो I of h/8 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी I of 0.125 की जो वैल्यू है, ये मेरे पास बनती है 0.7848, राइट। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पर परफॉर्म किया है, आप इसको परफॉर्म करेंगे। ये आपका टास्क है कि आपने इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई योरसेल्फ। ठीक है जी, तो आपने खुद इसको वेरीफाई करना है। तो ये रिज़ल्ट निकल गया हमारे पास। तो जब ये रिज़ल्ट आपके पास आ गए, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि भाई ये बताएं कि I of h, h/2 का आंसर कैसे निकलने वाला है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे 1/3 4 टाइम्स ऑफ I of h/2 माइनस I of h। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 देन 4 टाइम्स ऑफ I of h/2। देखिए सबसे पहले I of h/2 ही आपने कैलकुलेट किया है, ये रहा आपके, मैंने शायद जो है वो कर दी। हाँ जी, ये है आपका
ये मुझे h/2 लिखना चाहिए था, लेकिन ये मुझसे गलती से जो है ना ये h/4 हो गया। इसको h/2 की जगह पर प्लेस करना है ना मुझे, ये बेसिकली h/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो हो जाएगा ये h/8 तो नहीं होगा, ये बेसिकली h/4 हो जाएगा। बस अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। इतने छोटे छोटे से इश्यूज़ को तो हम कर सकते हैं जनाब। तो क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है, तो आई ऑफ h/2 का जो रिज़ल्ट है वो क्या है आपके पास? h/2 का जो रिज़ल्ट है वो है 0.7828 माइनस आई ऑफ h, जो पहला वाला रिज़ल्ट निकाला है वो 0.7750 है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद जो आपके पास इम्प्रूव रिज़ल्ट आया है वो बना है आई ऑफ h, h/2 इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर से निकालें तो 0.7854। तो बेसिकली ये बनेगा आपका रिज़ल्ट, एक इम्प्रूव रिज़ल्ट, राइट। इसी तरीके से ज़रा नेक्स्ट की बात करते हैं हम। एक और आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि नेक्स्ट में अगर आपको आई ऑफ h/2, h/4 के लिए काम करना है तो कैसे निकालेंगे? वो इक्वल होगा आपके पास 1/3 4 टाइम्स ऑफ आई, पहले h/4 की वैल्यू लिखनी होगी, फिर आई ऑफ h/2 की वैल्यू आपने लिखनी होगी, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 ब्रैकेट 3.1392 सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 0.7828। ठीक है जी। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 0.7855। इन सबको आपने क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि इन केस अगर मेरे एंड पर कोई मिस्टेक है तो आप इसको ठीक कर लें, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया है तो मेरे रिजल्ट्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप एक और आपको बता देता हूँ, यानी ये तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। अगर आपको अब कैलकुलेट करना है आई ऑफ h, h/2, h/4 तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ये भी अगेन 1/3 पहले इन दोनों का पेयर बनाकर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आई 4 टाइम्स ऑफ आई सेकेंड इसके लिए होता है, तो ये h/2, h/4 वाली वैल्यू लिखनी होगी आपने। फिर आई के लिए आपने लिखना होगा क्या? h, h/2। तो ये वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बन जाएगा 1/3, दिस इज़ 3.1142 माइनस 0.7854। जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये बनेगा 0.7855। तो ये आ जाएगा आपके पास आई ऑफ h, h/2, h/4। ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसको इंटरवल की फॉर्म में जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके अच्छे से जहन में बैठ जाए जनाब। तो जो आपका इनिशियली आई ऑफ h था, जो बेसिकली h/2 से निकला था, वो था 0.7750, और फिर आपने निकाला आई ऑफ h/2 जो बेसिकली h/4 से निकला था, वो था 0.7828। और इसी तरीके से थर्ड वैल्यू है आई ऑफ h/4 जो बेसिकली h/2 से निकली थी, वो बनी थी 0.7848, राइट। फिर आपने इसको इंटरपोलेट किया और आई ऑफ h, h/2 के लिए जो आपने रिजल्ट निकाला वो था 0.7854। और इसी तरीके से आई ऑफ h/2, h/4 के लिए जो रिज़ल्ट आपने निकाला वो बना 0.7855। और इसको हमने फर्दर एक्स्ट्रापोलेट किया तो h, h/2, h/4, ये रिज़ल्ट बना 0.7855। तो इस तरीके से आपका जो है वो आंसर आया है। यानी जो रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन है या जो रॉम्बर्ग मेथड है, उसने इस इंटीग्रल का आंसर 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो आंसर अप्रॉक्सीमेट किया है वो 0.7855। तो ये जो है आंसर आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन इंतहाई डिटेल के साथ समझाई गई है, यहाँ पर समझ आ गई होगी।
अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसकी रोम्बर की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को अगर आप साथ देखेंगे तो किसी किस्म का कोई भी इशू आपको नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ इनको देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।